एक क्वेश्चन और करें, इस टॉपिक से लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, फिर निकलेंगे इस टॉपिक से, है ना। नोट करो, सेकंड लास्ट है ना, एक मेरे को टाइम पीरियड का भी करवाना है, नोट करो। अ रेक्टेंगुलर pontoon 10 meter long, 7 meter broad. A rectangular pontoon 10 meter long, 7 meter broad and 2.5 meter deep having the weight of 686.7 kilonewton, having the weight of 686.7 kilonewton, 686.7 kilonewton. The center of gravity of the boiler, अच्छा एक सेकेंड रुको, it carries on its upper deck 686.7 kilonewton के बाद लिखना, it carries on its upper deck an empty boiler. It carries on its upper deck an empty boiler of 5 meter dia, which is having the weight of 588.6 kilonewton, 588.6 kilonewton. The center of gravity of the boiler, and the pontoon are at their respective centers, along the vertical line. तो उसने बोल दिया है ना, ज्योमेट्रिक सेंटर जो होगा इन बॉडी का उसी ज्योमेट्रिक सेंटर पर है ना। आर एट देयर रेस्पेक्टिव सेंटर्स अलोंग द वर्टिकल लाइन. फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट, द वेट डेंसिटी ऑफ द सी वाटर की डेंसिटी, फ्रेश वाटर की कितनी लेते हैं हम किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब में। मैं बोल्ड डेंसिटी रहा हूं लेकिन यूनिट में आपको यूनिट वेट की बता रहा हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कितनी लेते हैं? 9.81 है ना, 9.81। सी वाटर का थोड़ा सा ज्यादा होता है ना, क्योंकि सी वाटर में कुछ सॉलिड्स डिसॉल्व कंडीशन में रहते हैं, सॉल्ट वगैरह रहते हैं, तो इसकी डेंसिटी आपको बता रखी, लिखो द वेट डेंसिटी। वैसे भी वेट डेंसिटी बोला था उसने, है ना, यानी कि यूनिट वेट ही बोला था उसने। द वेट डेंसिटी ऑफ द सी वाटर is 10.104 kilonewton per meter cube, 10.104 kilonewton per meter cube. चलो सॉल्व करो। क्वेश्चन में एज गिवन इन द फिगर नहीं बोला था ना, तो मैं नहीं दे रहा हूं फिगर, आप लोग बनाओ फिगर भी खुद। देखो बहुत ही अच्छे से मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बार बार भी कर ही रहा हूं मैं आपसे, कि अगर आप कोई सिविल का कोई टॉपिक पढ़ते हैं और उसमें इजी क्वेश्चन आपसे बन पा रहा है लेकिन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं बनता है, तो इजी क्वेश्चन बनने का मतलब ये है कि उसके पीछे ही सिविल आपको पता है, और डिफिकल्ट क्वेश्चन में सिर्फ मैथ्स और फिजिक्स रहती है जो आपको लगानी होती है ना, मल्टीपल कंसेप्ट होते हैं जो आपको लगाने पड़ते हैं। आप लोगों ने फिगर बनाया क्या? रेक्टेंगुलर पॉन्टून था, है ना, रेक्टेंगुलर पॉन्टून था। देखो जरा क्या बोला था उसने, ठीक है, सब लोगों का फिगर बन गया हो तो मुझे बताओ।
A rectangular pontoon 10 मीटर लॉन्ग एंड 7 मीटर ब्रॉड एंड 2.5 मीटर डीप। तो साफ साफ जो इसने डायमेंशन दी है उससे मुझे ये नजर आ रहा है कि ये ऐसे है, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइडल है। और इसने बताया है कि 7 मीटर तो ब्रॉड है, यहाँ पर ये विड्थ लिखते हो आप, ये इसकी डेप्थ है, डेप्थ बता रखी है इसने कितना 2.5 मीटर डीप है ना, 2.5 मीटर डीप। और इसका आपको वेट बता रखा है कि इसका वेट कितना है, द वेट ऑफ दिस इज इक्वल टू 686.7 किलो न्यूटन, इतना इसका वेट है। और इसने बोला हुआ है कि इसके ऊपर डेक पर होता नहीं है शिप में बड़े बड़े से कंटेनर्स वगैरह रख के लेकर के जाते हैं, मशीनरी रख के लेकर के जाते हैं, तो ये आपके पास में कोई पॉन्टून है, उसके ऊपर आपका वो बॉयलर रखा हुआ है और बॉयलर की डायमीटर दे रखी है। तो बॉयलर आपको जो रखा गया है ऑन इट्स अपर डेक एन एम्प्टी बॉयलर ऑफ 5 मीटर डाया, तो क्रॉस सेक्शन में बता रखा है उसने उसको, है ना, तो 5 मीटर डाया है इसका, ठीक है, दिस इज द बॉयलर। और इसकी जो डाया है दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दिस इज इक्वल टू 5 मीटर, और इसका वेट आपके पास में है दैट इज 588.6 किलो न्यूटन, ठीक है, 588.6 किलो न्यूटन। और इसमें बोला भी था उसने कि इनकी जो रेस्पेक्टिव सीजी है वो कहां पर है, इनके सेंटर्स पर है। तो इस पॉन्टून का जो सीजी है वो इसके मिड में आएगा और इसका जो सीजी है इसके सेंटर पर आएगा और ये वर्टिकल लाइन पर है। इतनी बातें आपको क्वेश्चन के अंदर समझा रखी थी। अगर ये बातें नहीं भी देता ना तो हम यही अरेंजमेंट बनाते, क्योंकि हमारे दिमाग में सबसे पहला अरेंजमेंट यही आता है कि सेम स्ट्रेट लाइन में होगा, सीजी पर लगा देंगे, सेंटर पर लगा देंगे, है ना, सीजी जो है सेंटर पर मान लेंगे। चलो, क्वेश्चन के अंदर वाटर नहीं था तो इस वजह से इसको और लिख लो, और यहाँ मान करके चलेंगे लेट से कि वो पानी जो यहाँ पर दिया गया है सी वाटर, वो आपका यहाँ कट करेगा, मान लेते हैं ना, कहाँ कट करेगा वो तो हाइट बताएगी फाइनली। यहाँ गामा दिया हुआ है, गामा ऑफ सी वाटर, ठीक है, तो दैट इज इक्वल टू 10.104 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन के अंदर ये जानकारी है, ठीक है। तो कंप्लीटली क्वेश्चन की जानकारी ये थी, और आपसे पूछा था फाइंड द मेटासेंट्रिक हाइट, आपको काम करना है जीएम पर, और जीएम का फिर से फॉर्मूला आई डिवाइडेड बाई वी माइनस बीजी, है ना, तो जीएम का फॉर्मूला ये है। कर सकेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले मैं आपको बोलूंगा कि आप एच निकालने चले जाओ, व्हाट इज द हाइट, है ना, हाइट ऑफ इमर्शन कितना है उससे पता लगेगा आपको। अगर पॉन्टून के ऊपर रखा हुआ बॉयलर कट जाएगा तो जिंदगी थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी, और जिंदगी आसान रहेगी अगर ये कटेगा तो। जिंदगी डिफिकल्ट क्यों होगी, क्योंकि वो सर्किल काटेगा और सर्किल की डायमीटर कितनी होगी हमें पता नहीं होगा, ज्योमेट्री वगैरह से निकालनी पड़ेगी फिर। तो उम्मीद करो कि ये कटे जैसे डायग्राम में दिख रहा है, अगर नहीं कटे और ऊपर से कटेगा तो उस सर्किल की फिर डायमीटर भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। चलो क्वेश्चन सॉल्व करो। देखें, जो आपको बॉयलर था ना उसमें सिर्फ आपको बता रखी है उसकी डायमीटर, इसका मतलब वो कैसा स्फेरिकल है कैसा है, सिर्फ डाया बता रखी है। अगर बॉयलर सिलेंड्रिकल होता तो उसकी लेंथ भी बताता। बात समझ में आ रही है, ठीक है। चलो सॉल्व करो, देखें एक बार। किसी ने डेप्थ ऑफ इमर्शन निकाला क्या? जिस तरीके से मैंने यहाँ फिगर बनाया बस एज इट इज इसी को यूज करते हुए डेप्थ ऑफ इमर्शन यानी कि एच निकालने की कोशिश करो, और उम्मीद करो कि ये 2.5 मीटर से छोटा है। तब तो आपका जो फिगर दिखा रखा है मैंने वो करेक्ट है। हाँ, तो यहाँ पर एच निकालते समय ये बॉडी फ्लोट कर रही है, तो फिर से W बराबर एफ बी, है ना, तो W बराबर एफ बी, वेट लिखवा दो, तो वेट तो दोनों के अलग अलग दे ही रखे थे, है ना, तो दैट इज इक्वल टू 588.6, इसका किलो न्यूटन में था, है ना, और ये भी आपको किलो न्यूटन में बता रखा है, तो प्लस 686.7, ये दोनों किलो न्यूटन में है, 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देना, ये न्यूटन में आ गए, है ना, आगे। अब इसके बाद में फोर्स ऑफ बुयंसी, तो फोर्स ऑफ बुयंसी कितनी होती है, द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस, तो ये आपके पास में फ्लूइड है जो डिस्प्लेस होगा, तो व्हाट इज द वेट ऑफ दिस फ्लूइड डिस्प्लेस, तो दैट इज इक्वल टू, किलो न्यूटन में दे रखी है वैसे यूनिट वेट, तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, किलो न्यूटन में दिया हुआ है ना, तो यहां से आप कर सकते हैं, तो दैट इज 10.104, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, ध्यान दो यूनिट का, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करोगे, है ना, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम करोगे तो काम हो जाएगा। व्हाट इज द वॉल्यूम, ये वाला वॉल्यूम,
जो डिस्प्लेस हुआ है फ्लूइड का, ठीक है। व्हाट इज दिस वॉल्यूम, तो h तो इसकी हाइट है और डायमेंशन है 7 मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कितनी दी थी, लेंथ 10 है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ना 10 मीटर मैंने आपको लेंथ दिया था, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय h। देखो जरा यूनिट्स वगैरह बैलेंस हो रही है क्या, इधर किलो न्यूटन है, इधर किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और ये आपका मीटर क्यूब में, यानी कि h मीटर में देगा आपको आंसर। बात समझ में आ रही है, h मीटर में आपको आंसर मिल जाएगा। तो मुझे बताओ h मीटर में कितना आ रहा है, 1.80 मीटर, सबका आएगा देखो 1.80 मीटर, बहुत बढ़िया, ठीक है। h आ रहा है आपका 1.80 मीटर। बाकी का काम शुरू करो। तो हमने जो फिगर बनाया है वो सही है, अगर 1.80 ना करके 2.5 से बड़ा आता तो फिर तो पॉन्टून के साथ वो भी डूब रहा होता। तो ऐसे डूबने कभी देंगे नहीं, जिस चीज को लेके आ रहा है पूरा शिप पानी के अंदर थोड़ी ना रहेगा, कोई चीज पानी के अंदर थोड़ी ना रहेगी। पॉन्टून एक तैरती हुई बॉडी होती जिसके ऊपर आप मतलब कई सारे वो होते हैं ना कि जो अंडर सी वाटर जो एक्सपेरिमेंट्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो उसके लिए एक फ्लोटिंग सा स्ट्रक्चर बनाया जाता है, उसको पॉन्टून कहते हैं। अगर किसी के दिमाग में चल रहा हो कि सर पॉन्टून क्या है, मेरे लिए तो ये फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट है हमेशा, है ना। जीएम आ रहा है 0.185, बाकी लोगों को भी निकालने दो। नहीं, इसमें तो बुक में तो गलत दिया हुआ है, लेकिन पहले से मेरे पास में अपडेटेड आंसर इसका 0.18 लिखा हुआ है गोला करके। तो इसका मतलब जो प्रीवियस क्लासेस में मैंने कभी करवाया होगा तो उसमें भी बच्चों का आंसर 0.18 आया था, है ना। तो बुक में हो सकता है मिसप्रिंटेड हो। निकालो, देखा है आंसर। कैलकुलेशन के नाम पर अभी सारी कैलकुलेशन वही है। बता सकते हो आई कितना, व्हाट इज आई, व्हाट इज आई, आई इज इक्वल टू वही BD क्यूब डिवाइड बाय 12, ठीक है। तो ये वाली डायमेंशन 10 है, तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 का क्यूब डिवाइड बाय 12, ये आपका आई दे देगा और ये मीटर 4 में देगा, है ना। वॉल्यूम हम निकाल ही सकते हैं कि कितना वॉल्यूम, ठीक है, डिस्प्लेस हुआ है। तो वॉल्यूम हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 1.8 मीटर क्यूब। तो जो आपको जीएम के फॉर्मूले में आई और बी चाहिए था वो निकाल दिया। एक काम और करना पड़ेगा भी आपको, जी की लोकेशन, इनके रेस्पेक्टिव सेंटर्स तो पता है आपको, तो आपको एजी निकालना पड़ेगा। इस पॉइंट को आप ए नाम दे दो और इन दोनों का मिलाकर के जहां पर जी आएगा तो उसको यदि आप निकालने जाओ एजी को, तो एजी कैसे निकलेगा बताओ जरा, एजी कैसे निकलेगा, क्या इक्वेशन लगाओगे। इनके अलग अलग वेट दे रखे हैं, तो 686.7 मल्टीप्लाइड बाय इसका y होगा 2.5 का आधा, ठीक है, प्लस इसका जो वेट दिया हुआ है वो है 588.6 मल्टीप्लाइड बाय इसका y कितना है 2.5 प्लस 5 का आधा, ठीक है। तो 2.5 प्लस 2.5 यानी कि 5 हो गया। डिवीजन में वही वेट का समेशन है ना, तो 686.7 प्लस 588.6, यहां से आपका एजी आ जाएगा। बताना जरा एजी किसी ने निकाला हो तो। एजी आ रहा है आपका, सही है, एजी आ रहा है 2.98, है ना, एजी आ गया 2.98, तो ये आ रहा है 2.98 मीटर, ठीक है। दिस एजी इज इक्वल टू 2.98 मीटर। अब आप बिल्कुल तैयार है, बीजी निकल जाएगा क्या, बीजी बताओ जरा। बी आएगा एच के आधे पर, है ना, एच के आधे पर बी आएगा, तो ये तो बी की लोकेशन है, ये जी की लोकेशन है, तो ये वाली जो डिस्टेंस है एच आपने बताया था, कितना बताया था एच 1.8, तो 1.8 का आधा यानी कि 0.9 मीटर। तो आप बीजी जब निकालोगे तो ये जो आपका निकला था 2.98 मीटर, इसमें से 0.9 घटा दोगे 0.9, तो दैट इज 2.08 मीटर। सबका आएगा 2.08 मीटर। अब ये जो 2.08 मीटर आया, हो गया आपका काम सर। आई निकाल ही दिया मैंने, बी निकाल ही दिया, बीजी निकाल ही दिया, आंसर आपका आ जाएगा। तो जो जीएम आ रहा है वो कितना आ रहा है 0.194 बता रहा है। बाकी लोग बताओ 0.185, बाकी लोग बताओ। ज्योति, हाँ 0.188, 0.188, आपका भी यही आ रहा थी 0.188, ठीक है। चलो, तो जो इसका आंसर है, कैलकुलेशन तो मैंने सारी शो कर ही दी है, बस आपको कैलकुलेटर चलाना है। 0.188 मीटर, सबका यही फाइनल, आपका भी यही था क्या गौरव 0.188, 185, चलो चलेगा इतना तो। आगे चले, हो गया, समझ में आ गया।
कैलकुलेशंस कैसे कर रहे हैं वो समझ में आ गया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टाइम पीरियड पर बेस्ड है ना, नोट करो। क्वेश्चन है the time period of the rolling of the ship, the time period of the rolling of the ship, the time period of the rolling of the ship of weight 29,430 kilonewton. The time period for the rolling of the ship of weight 29,430 kilonewton. 29,430 kilonewton in the sea water. In the sea water is 10 seconds. In the sea water is 10 seconds. The center of buoyancy of the ship, the center of buoyancy of the ship is 1.5 meter below the center of gravity. The center of buoyancy of the ship is 1.5 meter below the center of gravity. क्या दे दिया ऐसा बोल करके मैंने? सीधा सीधा बीजी दे दिया आपको मैंने, है ना? चलो, 1.5 meter below the center of gravity. Find the radius of gyration. आपको क्या निकालना है ना? Find the radius of gyration of the ship if the moment of inertia of the ship at the water, if the moment of inertia of the ship at the water, जैसे शिप को ऐसा भी शिप यदि आप लो तो वो कुछ इस तरीके से आपकी ज्योमेट्री में होगा और यहाँ पर वो ऐसे फ्लोट करता हुआ जाएगा आगे से जब देखेंगे तो, है ना? कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये शिप है ना? तो ये जो आपका वाटर सरफेस जहां पर कट होगी बिल्कुल रैंडम सी शेप बनेगी। अगर इसका आप वैसे व्यू लोगे तो व्यू जो है वो आपको ऐसा नजर आएगा, तो ऐसी ज्योमेट्री का आप आई निकाल भी नहीं पाओगे, है ना? तो आई क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द टाइम देगा आपको, है ना? तो नोट करो जरा, फाइंड द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ द शिप इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शिप एट द वाटर लाइन। किस एक्सिस के अबाउट देगा वो आपको? आई इस एक्सिस के अबाउट देगा, ये वाली जो एक्सिस है, हमेशा यही वाली एक्सिस तो ले रहे हैं आप, इस एक्सिस के अबाउट आपको आई देगा। तो नोट करना, आई इज इक्वल टू द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द शिप एट द वाटर लाइन, ये वाटर लाइन है, दिस इज द वाटर लाइन, ठीक है? एट द वाटर लाइन अबाउट द फोर एंड द आफ्ट एक्सिस, इसको कहते हैं फोर एंड द आफ्ट एक्सिस, फोर एंड आफ्ट एक्सिस। सीधी बात है, जिस एक्सिस के आपको अबाउट चाहिए होता है उसी एक्सिस के अबाउट आपको आई दे रखा है ना? फोर एंड द आफ्ट एक्सिस इज 10 raised to the power 3 meter 4, 10 raised to the power 3 meter 4. Take the specific weight of sea water. जो सी वाटर है उसका स्पेसिफिक वेट आपको बता रखा है। स्पेसिफिक वेट का मतलब क्या होता है? गामा होता है ना? तो न्यूटन पर मीटर क्यूब में 10,100 आपको बता रखा है। सॉल्व कर लेंगे क्या? कई बच्चे वहीं रुक जाएंगे कि सर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालने का हमें फॉर्मूला पता है कि जो आपके पास में के होता है या आर जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अंडर रूट आई डिवाइड बाय एरिया, और बच्चे सोच रहे होंगे किसी तरीके से एरिया निकल जाए, नहीं निकलेगा। आपको यहाँ पर वो जो टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला था वो यूज करना पड़ेगा, T इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट के स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय जीएम इंटू जी, ये यूज करना पड़ेगा। तो इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, जीएम निकालना पड़ेगा। एक बार जीएम निकाल लो, बाकी डेटा आपको दे रखा है, के निकल जाएगा, ठीक है? तो जीएम कैसे निकलेगा? जीएम एकमात्र इक्वेशन जिससे जीएम निकलेगा आई डिवाइड बाई वी, जिसको बीएम कहते हैं, माइनस बीजी, है ना? इससे निकालना पड़ेगा। सॉल्व करो, आंसर आएगा। बात समझ में आ गई क्या? आगे से शिप ऐसा होता है ना, ऐसे इस तरीके से ऐसे ही तो घूम करके जाता है। तो इसका यदि आप वाटर लाइन पर यदि इसका एरिया देखोगे तो वो जैसा होगा, टॉप व्यू दिखाया मैंने आपको, वाटर लाइन पर अगर एरिया देखोगे, ठीक है, ये एरिया कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा वाटर लाइन पर, ठीक है? तो ये वाटर लाइन को दिखाया था, आई इस एक्सिस के अबाउट आपको दे रखा है, जिसको फोर एंड आफ्ट एक्सिस कहते हैं शिप के केस में, है ना?
तो सारा हिंट मैंने दे दिया है। निकाले सबसे पहले जीएम, अगर निकल जाए तो मुझे बताना कि जीएम कितना निकला है। तो ये आपका फ्लूइड स्टैटिक्स से लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। अब हम फ्लूइड काइनेमेटिक्स में एंटर करने वाले हैं, है ना। तो कितना निकला जीएम? माइनस में तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्वांटिटी है ये, फिर तो टाइम पीरियड वगैरह सब खत्म है। और माइनस में कोई शिप डिजाइन किया जाएगा क्या? सोचो जरा, माइनस में होगा तो शिप पलट जाएगा। जैसे ही हवा का झटका लगेगा, थोड़ा सा डिस्प्लेस हुआ और वो उसी तरफ डूब जाएगा। समझ रहे हो मेरी बातों को? जीएम नेगेटिव आएगा ही नहीं। अगर एक अच्छा क्वेश्चन दिया जाएगा, साफ सुथरा क्वेश्चन जिसमें गलती ना हो, तो जीएम नेगेटिव नहीं आएगा कभी भी, क्योंकि प्रैक्टिकली जीएम आने का मतलब है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि शिप डूबेगा, ठीक है, रोटेट कर जाएगा, रोलिंग करना कहते हैं इसको। जब भी कभी भी कोई चीज, सुनो मेरी बात को, एयरपोर्ट इंजीनियरिंग में भी बताते हैं अपन, एयरक्राफ्ट में भी, पिचिंग, ठीक है, और इस तरीके की टर्म आती है, रोलिंग। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अबाउट जब ये ऐसे रोटेट करता है तो उसको रोलिंग कहते हैं, ये रोलिंग कहलाता है। तो जो शिप होगा, अगर उसका जीएम नेगेटिव अगर आप बता रहे हो, तो वो रोलिंग कर जाएगा, यानी कि उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा शिप कभी भी नहीं बनेगा। तो एक बार फिर से निकालो जीएम की वैल्यू। जीएम कितना आ रहा है मुझे बताओ। किसी को भी नहीं मिला? क्यों नहीं मिला आपको इसके अंदर? मरी, हाँ, आई मैंने आपको दिया था 10⁻³ है ना, 10⁻³ 10⁻⁴ कर लो, मिस प्रिंटेड है यहाँ पे कैलकुलेशन में, 10⁻⁴ यूज कर रहे हैं वो, और जब क्वेश्चन में दिया था तो 10⁻³ लिखा हुआ था, है ना, 10⁻⁴ कर लो। तो फालतू में मैंने आपको इतना सुना दिया, है ना, है 1.83 1.93 है ना, 1.933 मीटर आ रहा है। अब इन्होंने जीएम कैलकुलेट किया, ये मिस प्रिंटेड था, ठीक है, बुक में भी ये 1000 दिया हुआ था, कैलकुलेशन में 10⁻⁴ ले रहे हैं, मिस प्रिंटेड है, तो नोट कर लो आप, ये बेसिकली 10⁻⁴ है ना। अपने क्वेश्चन को करेक्ट करो। तो टी क्वेश्चन के अंदर फिर 10 सेकंड दिया है, जीएम इन्होंने निकाल दिया है वैल्यू को यूज करते हुए, और ये बता रहे हैं कि जीएम कितना है, 1.933 है ना, 1.933 मीटर, ठीक है। जेकी 1.83 कैसे आया आप लोग देखना है ना, गलत है वो 1.83 तो। और जिन लोगों का नहीं निकला मैं बता देता हूँ, ये 10⁻⁴ तो क्वेश्चन में दे ही दिया मीटर के अंदर, है ना, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम कहाँ से निकाल देंगे, डेटा देखो उसके लिए। तो उसके लिए आपका, अच्छा यहाँ पर क्या क्या डेटा दिया हुआ है, शिप का वेट दिया हुआ है पूरा, और वेट डेंसिटी दे ही रखी है उसने, है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा कि जो वेट होगा, फ्लोटिंग कर रहा है इसलिए फोर्स ऑफ बॉयंसी के बराबर है, ठीक है। और यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास में जो वेट ऑफ शिप है, ठीक है, और जो वॉल्यूम डिस्प्लेस होगा, क्योंकि ये वॉल्यूम डिस्प्लेस के बराबर होता है ना, तो यहाँ पर वेट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दिया था 29430 किलो न्यूटन। दिस इज इक्वल टू 10.100 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये मैंने किलो न्यूटन में रखा था, ये किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब में रखा, मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। तो इस इक्वेशन से वॉल्यूम मीटर क्यूब में आ जाएगा। तो वॉल्यूम आ रहा है 2912.6 मीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम आ गया। इस वॉल्यूम को उठा करके यहाँ पुट करो, ठीक है। तो 2912.6 मीटर क्यूब, और ये मीटर 4 था, है ना। तो ये मीटर के अंदर आपको मिलेगा माइनस बीजी। बीजी क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया था, 1.5 मीटर था, तो माइनस 1.5 मीटर। यूनिट के साथ में काम करना, मीटर में आपको ये मिल रहा है 1.933 मीटर, ठीक है। उठा करके जीएम को इस फॉर्मूले में डाल दो, यहां से आपको के मिल जाएगा, है ना। और सारी की सारी वर्किंग आप किस में करोगे, ध्यान देना, जी को आप 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डालना, जीएम को आप मीटर में डालो, ऊपर आपका के मीटर में होगा, तब जाकर के यूनिट बैलेंस होगी, है ना। तो यूनिट के साथ काम करोगे तो आपको के मिल जाएगा फाइनली 6.93 मीटर। मिल रहा है क्या सब लोगों को, बताओ, 6.93 मीटर, खत्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है, द रेडियस ऑफ वेरिएशन इज 6.93 मीटर। सबका आया? चलो आ गया, रुचि आ गया क्या?
नेक्स्ट कंसेप्ट लेते हैं, हेडिंग डाल लो द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। अगला कंसेप्ट शुरू करते हैं, हेडिंग डालो द फ्लूइड काइनेमेटिक्स। फ्लूइड स्टैटिक्स में हमने फ्लूइड को, ठहरे हुए फ्लूइड को हमने स्टडी किया था, है ना, कि फ्लूइड रुका हुआ है, ठीक है, उस कंडीशन में वो क्या फोर्सेस लगाता है, उसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हमने डिस्कस करी थी। अब हम बात कर रहे हैं फ्लूइड काइनेमेटिक्स की, यानी कि जो भी आपका फ्लूइड दिया हुआ है वो बहेगा, मोशन में होगा, और अगर वो मोशन में होगा तो उसके लिए दो चीजों की हम जरूर बात करेंगे, वो होगी उसकी वेलोसिटी यानी कि स्पीड कितनी है। अगर आप मैग्नीट्यूड बोलते हो वेलोसिटी का, वो तो स्पीड होता है, ठीक है, ध्यान देना। हम यहाँ पर इस टॉपिक में फ्लूइड काइनेमेटिक्स के अंदर, ठीक है, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं वो देखो जरा। फ्लूइड काइनेमेटिक्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द गिवन फ्लूइड, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द गिवन फ्लूइड, व्हाट इज द पोटेंशियल फंक्शन ऑफ द गिवन फ्लूइड, व्हाट इज द स्ट्रीम फंक्शन ऑफ द गिवन फ्लूइड, और इसके आसपास की चीजें, है ना, रोटेशन में मोशन होता है तो किस तरीके से इक्वेशंस वगैरह आती है, वो सारी चीजें हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, फ्लूइड काइनेमेटिक्स में मैं बाद में एंटर करूंगा, पहले फिजिक्स और थोड़ी सी मैथ से समझनी पड़ेगी, तब जाकर के पूरा टॉपिक आपका क्लियर होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। वेलोसिटी क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? क्या एक्सेलरेशन भी एक वेक्टर क्वांटिटी है क्या? वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो मोटा मोटा मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, है ना, दीज आर द वेक्टर क्वांटिटीज। और ये जो दो चीजें आपको नजर आ रही है ये बेसिकली फंक्शन है, और फंक्शन भी दो तरीके के होते हैं, स्केलर फंक्शन और वेक्टर फंक्शन। जैसे अगर मैं लिखता हूं y इज इक्वल टू 3x², ठीक है, z मान लो ऐसे लिखा, तो ये कैसा फंक्शन है? साफ साफ नजर आ रहा है, i j के डायरेक्शंस अप्लाई नहीं कर रखी है, इसका मतलब ये कि स्केलर फंक्शन है। अगर मैं इसको ये लिख दूं कि y जो है या वेक्टर y इज इक्वल टू i कैप ऐसे करके लिख दूं, तो आपको दिख जाएगा कि ये मेरा फंक्शन है। फंक्शन मतलब फंक्शन किसको कहते हैं? जो वेरिएबल्स में चलता है, इक्वेशन वगैरह। ये आपका एक फंक्शन है जो कि y देगा और x और z पर ये डिपेंडेंट है। x और z इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाते हैं, और जितना x और z दोगे उसके हिसाब से आपको y मिलेगा, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। बात समझ में आ रही? इक्वेशन में डिपेंडेंट वेरिएबल किसको कहते हैं, इंडिपेंडेंट किसको कहते हैं। वेक्टर फंक्शन का मतलब क्या होता है? वेक्टर फंक्शन ऐसे दिखाई देंगे। स्केलर फंक्शन में आपको ना तो वेक्टर नजर आएगा, आई जे के जो आपके यूनिट वेक्टर्स होते हैं, x के अलोंग, y के अलोंग, z के अलोंग, वो नजर नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही? तो ये दोनों जो फंक्शन है ये स्केलर फंक्शन है ना। कभी भी आपको फाई वेक्टर नजर नहीं आएगा, कभी भी आपको साई वेक्टर यानी कि स्ट्रीम फंक्शन का भी आपको वेक्टर नजर नहीं आएगा। इस टॉपिक को तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ना, थोड़ी सी मैथ से समझते हैं। मुझे बताओ जरा, अगर कोई भी वेक्टर लिखना चाहो, जनरल वेक्टर लिखवा सकते हो क्या? कोई भी वेक्टर, ए वेक्टर कैसे लिखते हो बताना जरा। ए वेक्टर लिखने के दो तरीके होते हैं, या तो ए लेटर लिखने के बाद में एरो लगा देते हैं, या इसको बोल्ड करके लिख देते हैं, तो दोनों का मतलब वेक्टर होता है ना। और इसमें हम लोग लिखते हैं a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 k के। इसका क्या मतलब होता है कि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड x डायरेक्शन में a1 है, y डायरेक्शन में a2 है, z डायरेक्शन में a3 है। अगर इसका मुझे मैग्नीट्यूड बताना हो, इसका मैग्नीट्यूड बताना हो तो बता सकते हो कितना आएगा? तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर, है ना। मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज दिस। अगर मुझे इसका यूनिट वेक्टर बनाना हो तो बना सकते हो क्या आप? यूनिट वेक्टर कैसे बनता है बताओ जरा। गिवन वेक्टर को इसके मॉड्यूलस से डिवाइड करके, इसके जो मैग्नीट्यूड है उससे डिवाइड करके, दिस इज आल्सो कॉल्ड द मॉड्यूलस ऑफ द वेक्टर। ये मॉड्यूलस है वेक्टर का, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर अगर आपको बनाना है तो उसको एक कैप करके लिखा जाता है, पहली चीज तो ये। दूसरा, जो भी वेक्टर आपको दिया हुआ है उसको उसके मॉड्यूलस से डिवाइड कर देंगे तो आपको यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। बात समझ आ रही है क्या? चलो, कुछ कुछ वेक्टर की मुझे और चीजें भी बताओ। a डॉट b, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है? a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय cos थीटा। क्या ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है? क्योंकि यहाँ पर आप वेक्टर नहीं लिख रहे हो। अगर आप इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो क्या बनता है? दिस इज इक्वल टू a b मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, और यहाँ n के लिखा होता था, यानी कि इन दोनों के परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा, ठीक है, डायरेक्शन के साथ आ रहा है। तो ये आपका एक वेक्टर प्रोडक्ट कहलाता है और ये स्केलर प्रोडक्ट कहलाता है। इतनी मैथ से समझ में आ गई? लिख लो साइड में।
तो जनरल मैंने वेक्टर के बारे में आपको आइडिया दिया है अभी, ठीक है। मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर निकालना हो, ए वेक्टर आपको गिवन होगा इस फॉर्म में, मॉड्यूलस निकालने के लिए इसका सहारा ले लेंगे। बिल्कुल छोटी सी जो वेक्टर की परिभाषा वगैरह आपको चाहिए ना, बस उतनी ही जरूरत पड़ती है आपको, ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो जितनी मैथ्स और जितनी फिजिक्स में बताते हुए चल रहा हूँ आपको सिविल में जगह जगह, है ना, उतनी तो आपको आनी भी चाहिए अच्छे तरीके से। बात समझ में आ गई? इनमें से कुछ कुछ चीजों को लिख भी लेते हैं। जैसे वेलोसिटी अगर आपको लिखनी है तो वेलोसिटी को कैसे लिखा जाएगा और एक्सेलरेशन को कैसे लिखा जाएगा, है ना। इसको हटा दूं क्या मैं? ध्यान दो, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन को लिखते कैसे हैं, ठीक है, मैं यहाँ पर वो बता देता हूँ। तो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लिखेंगे कैसे, ठीक है। देखो जरा, वेलोसिटी वेक्टर अगर आपको लिखना हो, वेलोसिटी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स डायरेक्शन की कंपोनेंट के लिए लेटर यू यूज किया जाता है, यू, वी और डब्ल्यू वेलोसिटी कंपोनेंट कहलाते हैं। तो यू आई कैप प्लस वी जे कैप प्लस डब्ल्यू के कैप। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यू? एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी। वी का क्या मतलब है? वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी। और डब्ल्यू का क्या मतलब है? जेड डायरेक्शन की वेलोसिटी। लिखो जरा, इतना लिखो, ठीक है। यू के बारे में लिख लो, बाकी वी और डब्ल्यू अंडरस्टूड हो जाएगा, ठीक है। यू इज द वेलोसिटी, ठीक है, इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में जो फ्लूइड है उसकी वेलोसिटी कितनी है। जब भी फ्लूइड फ्लो करेगा, जैसे रिवर में जो पानी बहता है वो किसी भी डायरेक्शन में जाता है ना, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। पाइप में जो पानी जाता है वो 1D है क्या? सीधा सीधा जाता है, जिस तरफ पाइप जाएगा उस तरफ पानी जाएगा। फ्लोर पर अगर पानी डाल दो तो वो 2D है क्या? फ्लोर पर अगर पानी डाल दो तो वो 2D का एग्जाम्पल है, वो फ्लोर पर फैलेगा, है ना, यानी कि वो एक्स और वाई में जाएगा। पाइप में पानी 1D का एग्जाम्पल है, फ्लोर पर पानी 2D का एग्जाम्पल है, रिवर में पानी 3D का एग्जाम्पल है। इधर उधर सब जगह जाएगा, नीचे ऊपर सब जगह जाएगा। लहरें जब तेज होती है तो सब आगे पीछे कहीं पर उसको कोई रोकने वाला नहीं होता है। बात समझ में आ गई? तो आपका फ्लो 1D में भी नजर आ सकता है, 2D में भी नजर आ सकता है, 3D में भी नजर आ सकता है। इस वजह से हम वेक्टर्स पढ़ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी डायरेक्शन में जब फ्लो वगैरह होगा तो उनको संभालने के लिए हमें डायरेक्शंस के साथ चलना ही पड़ेगा। जैसे कल हमने किया था, पता है क्या आपको? कल हमने किया था द फोर्स ऑन द कर्व्ड ऑब्जेक्ट, और फोर्स कौन सा वाला? प्रेशर के कारण। तो वहां मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीजें लगातार चेंज हो रही थी। वहां तो दो ही चीजें थी, है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन लगातार चेंज हो रही थी। तो उसके लिए भी आपने उसको अलग अलग कंपोनेंट्स में देखा था, एक्स और वाई, बस दो ही डायरेक्शन थी, वहां पे जेड तो था भी नहीं। और यहाँ जेड भी आ सकता है, इस वजह से प्योर वेक्टर में इसको हम स्टडी करेंगे, है ना। नोट करो, एक्सेलरेशन वेक्टर सिमिलरली क्या होगा? व्हाट इज एक्सेलरेशन वेक्टर? एक्सेलरेशन वेक्टर हो जाएगा ax i k प्लस ay j k प्लस az k k। तो कभी आपको वेलोसिटी का अगर मैग्नीट्यूड पूछे कि मैग्नीट्यूड बताओ, तो क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर। और एक्सेलरेशन वेक्टर क्या होगा? एक्सेलरेशन वेक्टर विल बी इक्वल्स टू dv by dt। इसका आप डेरिवेटिव लोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये dv by dt कहलाता है। ध्यान देना, आप dv by dt तो बोल रहे हो, लेकिन उसके बाद में चलो ऐसा करते हैं, यहीं पे खत्म करते हैं इस वाले पॉइंट को। तो मैं आगे कुछ आपको चीजें बता देता हूँ बेसिक, उसके बाद में फिर मैं वापस इसमें आऊंगा, है ना। तो नोट कर लो थोड़ा सा तो कि एक्सेलरेशन वेक्टर को ऐसे लिखा जाता है, ax का मतलब है एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, ay का मतलब है वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, और az का मतलब है z डायरेक्शन का एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन वेक्टर यदि आप इसको डिफरेंशिएट करो, ठीक है, यदि आप इसको डिफरेंशिएट करो तो dv by dt को डिफरेंशिएट करोगे तो a वेक्टर आपको मिलेगा, है ना। तो इसको फिर मैं आगे बताऊंगा, अभी फिलहाल बेसिक चीजों को देख लेते हैं ना। तो नोट करो,
द फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, अभी थोड़ा सा छोड़ा है मैंने इसको, है ना, बेसिक चीजें पहले कवर कर दूं, उसके बाद में फिर हम लोग इस टॉपिक पर वापस आएंगे, है ना। नोट करो, द फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, द फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय, सुनना जरा, इसके लिए फ्लूइड मैकेनिक्स तो बाद में कहेगा, मैं पहले आपको अपना व्यू दे देता हूं कि मैं कैसे इन चीजों को देखता हूं, है ना। कभी आप ट्रेन में सफर किया है तो प्लेटफॉर्म पर कभी आप बैठे रहते हो, है ना, और गाड़ी आपके सामने से गुजरती है, तो जब आपके सामने से कोई गाड़ी गुजरती है ना, तो उस गाड़ी का आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो, ठीक है, क्या ऑब्जर्वेशन ले रहे हो कि कहां जा रहा है, कितनी स्पीड से जा रहा है, कौन कौन लोग उसमें बैठे हुए हैं, ये ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। कहां पर बैठे बैठे आप बैठे हुए हो, एक जगह पर आप प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए हो और गुजरती हुई गाड़ी का आप ऑब्जर्वेशन ले रहे हो। तो वैसे ही अगर फ्लूइड के मोशन को स्टडी किया जाए कि ऑब्जर्वर तो एक पॉइंट पर बैठा है और उस पॉइंट से गुजरते हुए फ्लूइड का मोशन वो स्टडी कर रहा है, एक तो तरीका ये होता है। और एक तरीका क्या होता है मोशन को स्टडी करने का, कि हम अगर उसको स्टडी करना चाहते हैं ट्रेन को, ठीक है, कि कहां कहां जाएगी, तो आपको उधर बैठना जरूरी हो जाएगा, यानी कि ट्रेन में बैठ करके उसके मोशन को स्टडी करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो दो तरीके होते हैं। तो यहाँ पर दो अप्रोचेस आती है फ्लूइड में भी मोशन को स्टडी करने की। कौन कौन सी? एक आती है लैग्रेंजियन अप्रोच और एक आती है यूलर अप्रोच। यूलर, रूलर की तरह साउंड हो रहा है, रूलर, ठीक है, जो रूल करता है, राजा आराम से कुर्सी लगा करके बैठा रहता है, सिपाही लड़ते रहते हैं, ठीक है। तो यूलर से मैंने ऐसे याद किया हुआ था कि यूलर अगर है तो इसका मतलब है द स्टडी ऑफ द फ्लूइड मोशन, ठीक है, एट ए सिंगल पॉइंट। आप किसी एक पॉइंट पर है और वहां से गुजरते हुए फ्लूइड का मोशन स्टडी करें, तो वो किसने करी थी? यूलर ने। तो उसको यूलर स्टडी कहते हैं आप, है ना। और लैग्रेंजियन स्टडी में क्या करोगे? फ्लूइड पार्टिकल पर फोकस करोगे। फ्लूइड पार्टिकल जहां जहां से गुजरेगा उसका मोशन स्टडी जब करते हैं तो वो लैग्रेंजियन स्टडी कहलाती है ना। तो दो स्टडी है, ठीक है। ये क्वेश्चन आते हैं दोनों, जो मैंने आपको अभी भी बोला है। कैसे याद रखोगे वो समझ में आ गया? क्या प्लेटफॉर्म का दृश्य बताया मैंने, आप बैठे हो कुर्सी लगा करके आराम से, निकलते हुए अलग अलग गाड़ियां निकल रही है, कभी राजधानी निकल रही है, कभी मालगाड़ी निकल रही है, ठीक है, कभी कोई दूसरी गाड़ी निकल रही है। तो वैसे ही अलग अलग फ्लूइड पार्टिकल निकलेंगे, उन फ्लूइड पार्टिकल का मोशन स्टडी किया जा रहा है एट ए सिंगल पॉइंट। तो ये क्या कहलाता है? ये यूलर स्टडी कहलाती है, यूलर अप्रोच कहलाती है स्टडी करने की, है ना। और लैग्रेंजियन अप्रोच क्या है कि आप फ्लूइड पार्टिकल पर फोकस करें, सिंगल पार्टिकल पर। तो एक सिंगल ट्रेन में चढ़ जाओ और उसको फोकस करो, कहां कहां से गुजरेगा, कहां कहां ठहरेगा, तो इसको कहते हैं लैग्रेंजियन अप्रोच, ठीक है। याद हो जाएगा, बड़े आराम से नोट करो। द फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय टू अप्रोच। द फ्लूइड मोशन इज डिस्क्राइब्ड बाय टू अप्रोचेस। द फर्स्ट वन इज द लैग्रेंजियन मेथड, ठीक है, द लैग्रेंजियन मेथड। और जो दूसरा है दैट इज द यूलेरियन मेथड, ठीक है, यूलेरियन मेथड। तो यहां पर हम लोग करते हैं स्टडी। कहां स्टडी करते हैं बताना? सिंगल पॉइंट पे करते हैं या सिंगल पार्टिकल पर करते हैं? यहां करेंगे स्टडी एट द सिंगल पार्टिकल, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, है ना। सिंगल फ्लूइड पार्टिकल पर जब स्टडी करते हैं तो वो यूलेरियन स्टडी, लैग्रेंजियन स्टडी कहलाता है। और यूलेरियन मेथड के अंदर हम लोग स्टडी करते हैं कहां पर? एट ए सिंगल पॉइंट, किसी सिंगल पॉइंट पर आप स्टडी करते हो। आप एक जगह पर बैठे हो, वहीं पर ऑब्जर्वेशन ले रहे हो जो भी फ्लूइड पार्टिकल निकलता जा रहा है, तो इसको कहते हैं द यूलेरियन मेथड ऑफ स्टडी, है ना, यूलेरियन मेथड ऑफ स्टडी। आगे चले क्या? नेक्स्ट देखो, द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। हेडिंग डालो, द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो। देखिए कि आप लोगों ने द टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो, पूरी फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर हम लोग काफी सारी टर्म्स डिस्कस करते जाएंगे, बार बार ये टर्म्स आएंगी, तो मैंने एक जगह पर इनको कलेक्ट कर लिया है ना। तो कौन कौन सी टर्म्स नोट कर लो। पहला है, आप बोलते हुए नजर आओगे, स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टडी एंड अनस्टडी फ्लो? दूसरा लिखो, जो दूसरी टर्म है वो आप बोलते हुए नजर आओगे, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म फ्लो। तीसरा नोट करो, द थर्ड वन इज लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। ये टॉपिक सारे डिटेल में आएंगे, है ना, लेकिन ये टर्म्स अब आना शुरू हो जाएगी। तो इन टर्म्स को एक बार देख लेते हैं कि इनका बेसिक मीनिंग क्या है, ताकि आप जब जब भी इन टर्म्स को देखो, इसका स्टेटमेंट देखो, तो आपको कुछ इमेजिनेशन में रहे, है ना। लैमिनार फ्लो, टर्बुलेंट फ्लो। चौथा लिखो, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो,
ठीक है, कंप्रेसिबल एंड इनकंप्रेसिबल फ्लो। पांचवा लिखो, द फिफ्थ वन इज रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो। रोटेशनल एंड इररोटेशनल फ्लो, rotational and irrotational flow, rotational and irrotational flow, ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ वन। नंबर 6, 1D 2D और 3D फ्लो। अभी एग्जांपल भी दिए थे मैंने आपको। पाइप के फ्लो को आप 1D बोल सकते हो, ठीक है। फ्लोर पर अगर आप पानी फैला देते हो, ठीक है, तो वो 2D फ्लो का एग्जांपल हो जाएगा कि फ्लोर पर पानी कैसे भाग रहा है, ठीक है। और 3D रिवर के अंदर आप फ्लो को ऑब्जर्व करोगे तो 3D फ्लो आपको कंसीडर करना पड़ सकता है ना। चलो सबसे पहले स्टडी एंड अनस्टडी की बात कर लेते हैं, है ना। स्टडी फ्लो किसको कहते हैं? अगर प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ द फ्लूइड टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो, टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज ना हो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड? जैसे आप प्रेशर की बात कर लो, वेलोसिटी की बात कर लो, विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज ना हो, तो इसका मतलब क्या है? मैं यहाँ लिख देता हूँ dp, p का मतलब है प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड। विद रिस्पेक्ट टू टाइम जब डिफरेंशिएट करोगे तो ये जीरो आएगा। चेंज नहीं होने का मतलब है कि डिफरेंशियल जीरो है ना। तो नोट कर लो, अगर स्टडी फ्लो जब भी आएगा, p का मतलब प्रॉपर्टी है, नोट कर लेना, p का मतलब प्रॉपर्टी। कभी वेलोसिटी लिखोगे, कभी डेंसिटी लिखोगे, है ना, तो अलग अलग प्रॉपर्टीज की जब बात करोगे, अगर चेंज ना हो तो आप सीधा सीधा मीनिंग लिख लेना, इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, if the fluid properties are not changing with respect to time, then the condition of fluid flow is called steady flow condition। बात समझ में आ गई? और अनस्टेडी में ये नॉट इक्वल्स टू जीरो होगा। अनस्टेडी में आप बोल दोगे कि जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, इसका जो डिफरेंशियल है दिस इज नॉट इक्वल टू जीरो। खत्म। तो स्टडी और अनस्टडी जैसे ही आपके सामने आए तो उसका मतलब है टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी चेंज नहीं होगी और यहाँ पर चेंज होगी, है ना। टाइम के रिस्पेक्ट में प्रॉपर्टी अगर चेंज नहीं हो रही है तो वो स्टडी फ्लो कंडीशन कहलाएगी। आगे चलें। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफॉर्म? एक जैसा, एक समान, एक साथ, ठीक है, एक जैसा, उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म कहते हैं ना। यूनिफॉर्म का मतलब है एक जैसा। तो देखना जरा ध्यान से, एक दो केसेस बनाता हूं मैं यहाँ पे। मान लेते हैं कि आगे जाकर के आपने कहीं पर ये डैम बना रखा है, ठीक है, तो रिवर में जो डेप्थ थी यहाँ पर दूर कहीं डैम के देखोगे तो सेम नजर आएगी। जैसे जैसे ये डैम नजदीक आएगा क्या डेप्थ बढ़ती है? इसको कहते हैं ग्रेजुअल वेरिएशन। वेरिएशन तो आता है लेकिन ये ग्रेजुअल कहलाता है ना। आगे जाके इसको डिटेल में देखेंगे हम इन सब चीजों को। अभी आप देखो कि अगर दूर कहीं इस ऑब्स्ट्रक्शन के देखोगे तो यहाँ पर जो फ्लो की डेप्थ होती है, वैसे तो उसको नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो कहते हैं, ये सब चीजें आएगी, नॉर्मल, क्रिटिकल, ठीक है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ फ्लो, ये सब मैं आपको ओपन चैनल फ्लो में दिखाऊंगा। अभी फिलहाल मकसद क्या है, इफ द डेप्थ ऑफ फ्लो यदि आप देखें विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, यानी कि अलग अलग जगह पर सेम नजर आए, तो ये यूनिफॉर्म कहलाएगा। और यहां से यहां पर अगर देखोगे, इस सेक्शन में देखोगे यहां से यहां तक, ठीक है, तो सेक्शन 1 इधर देखो, अगर सेकंड पार्ट में देखोगे तो आपको नजर आएगा कि यहाँ तो वेरिएशन चल रहा है, यहाँ तो चीजें वेरी हो रही है ना, और यहाँ पर कैसी हो रही है, यहाँ पर सेम है, ठीक है। अगर डेप्थ का एग्जांपल मैंने लिया तो आपको क्या नजर आ रहा है? अलग अलग जगह पर डेप्थ कांस्टेंट है, इसका मतलब एक जैसी है, एक जैसी मतलब यूनिफॉर्म है। ये यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन कहलाएगी और ये आपका नॉन यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन कहलाएगा। और नॉन यूनिफॉर्म में भी जब वेरी करता है तो दो तरीके होते हैं, या तो अचानक से चेंज हो जाए या फिर धीरे धीरे चेंज हो, तो ये ग्रेजुअल वाला एग्जांपल है ना। तो इसको कहते हैं GVF, ग्रेजुअली वेरिड फ्लो। इसके अलावा एक होता है रैपिडली वेरिड फ्लो, है ना, रैपिडली वेरिड फ्लो, तो RVF, ठीक है। एक और होता है SVF, स्पैटिली वेरिड फ्लो, है ना, बाद में देखेंगे उन सब चीजों को। फिलहाल अभी आप ये देखो, या तो प्रॉपर्टी सेम मिलेगी, ठीक है, अलग अलग जगह पर, तो आप समझ जाओगे कि यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे लिख दो, इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर सेम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, स्पेस मतलब जगह, अलग अलग जगह पर, अलग अलग जगह पर अगर फ्लूइड प्रॉपर्टीज सेम है, इफ द फ्लूइड प्रॉपर्टीज आर सेम विद रिस्पेक्ट टू स्पेस, if the fluid properties are same with respect to space, then it will be called the uniform flow। यूनिफॉर्म में स्पेस के रेस्पेक्ट में, यानी कि अलग अलग जगह पर प्रॉपर्टी सेम मिलेगी आपको। फॉर एग्जांपल मैंने डेप्थ वाला डायग्राम बनाया था यहाँ पर, है ना, तो अलग अलग पॉइंट पर मुझे डेप्थ सेम मिल रही थी इस जोन में, तो मैंने बोल दिया इस जोन में तो आपका फ्लो जो था वो यूनिफॉर्म था।
जैसे ही वो डैम के आसपास आया, यहाँ पे वेरी किया। वेरिएशन में भी दो तरीके के आते हैं, अचानक से वेरी कर जाए, आराम आराम से वेरी करे। आराम आराम से करेगा तो ग्रेजुअली वेरिड फ्लो कहलाएगा। जो चीजें वेरी कर जाती है उसको वेरिड फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेजुअली वेरिड फ्लो है, ये रैपिडली वेरिड फ्लो है। रैपिडली वेरिड फ्लो एग्जांपल्स आएंगे बाद में, है ना, अभी मैं नहीं जाता हूँ इतनी डिटेल में, ठीक है। देखो जरा, तो ये यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म की कंडीशन समझ में आ गई क्या? जैसे अगर बात करें आप, जैसे y की बात करी थी आपने, तो dy by ds जो है दैट इज इक्वल टू 0 अगर यूनिफॉर्म है तो। अगर अलग अलग जगह पर जाकर के आप डेप्थ के बारे में यहाँ पर डेटा ले रहे थे तो चेंज नहीं हो रही थी, ठीक है, अलग अलग जगह पर। तो dy by ds कभी dv by ds बोलोगे, है ना, तो इस तरीके की चीजें 0 हो जाएगी अगर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन बन रही है तो, ठीक है, नोट करना। तो प्रॉपर्टीज लिख सकते हो आप इसको भी, जरूरी नहीं कि y बोलो, y का तो हमने एग्जांपल देखा था। यानी कि अगर आपको फ्लूइड की प्रॉपर्टीज विद रिस्पेक्ट टू स्पेस अगर वेरी करती हुई नजर नहीं आती है, कांस्टेंट रहती है, तो उसको यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन कहते हैं। सबको आ गया समझ में? चलो नेक्स्ट देखो, लैमिनार एंड टर्बुलेंट फ्लो। लैमिनार और टर्बुलेंट बोलते हैं, आपको कुछ तो समझ में आता होगा, दिमाग में इमेज बनती होगी। टर्बुलेंट मतलब जिग-जैग इधर उधर भाग रहे हैं फ्लूइड पार्टिकल, ठीक है, इधर उधर भाग रहे हैं, दो चार छींटे आपके ऊपर भी पड़ रहे हैं अगर कहीं ऐसी जगह पर हो आप, ठीक है। तो बेसिकली वो क्या है, टर्बुलेंट, शांति से फ्लो हो रहा है, आराम से बैठ के योगा कर सकते हो उसके बगल में आप, ठीक है। क्या है, जब लेयर्स, फ्लूइड की जो लेयर्स है वो एक दूसरे के ऊपर आराम आराम से स्लाइड करते हुए जा रही है, तो वो लैमिनार फ्लो कहलाता है। तो लैमिनार फ्लो में आपकी इमेज ऐसी बननी चाहिए, जब भी फ्लो होगा तो लेयर्स एक दूसरे के ऊपर आराम से, ठीक है, जाती हुई नजर आएगी। फ्लूइड पार्टिकल मिक्स नहीं होंगे, एक लेयर से दूसरी लेयर में नहीं जाएंगे, ये कंडीशन है इसकी। अगर फ्लूइड पार्टिकल एक लेयर से दूसरी लेयर में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ये लैमिनार फ्लो की कंडीशन है। आराम से लेयर वाइज फ्लो होता है, इसको लेयर्ड फ्लो भी कहते हैं आप, है ना। यही आपका विस्कस फ्लो भी कहलाता है, इसको विस्कस फ्लो भी कहते हैं ना, आगे जाके और बता दूंगा मैं। दिस इज आल्सो कॉल्ड विस्कस फ्लो। जब जब भी लैमिनार फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो का मतलब विस्कस फ्लो भी है, तो दोनों शब्द सेम है, लैमिनार फ्लो या विस्कस फ्लो, बोथ आर सेम। जैसे पानी को, आप पानी की भरी हुई बाल्टी को यदि आप फेंकोगे ना यहाँ पर फ्लोर पे, तो कैसा पानी तितर बितर हो जाएगा सब जगह पर, वो तो है जिग-जिग कंडीशन, टर्बुलेंट फ्लो कर रहा होगा। लेकिन अगर आपने शहद से भरी हुई बाल्टी यदि उल्टी करने की कोशिश करी तो वो आराम से जाएगा, ठीक है। तो उसका मतलब क्या है, विस्कोसिटी उसकी ज्यादा थी। जब विस्कोसिटी ज्यादा होती है तो लैमिनार के आने के चांसेस बनते हैं। इसको समझाया था रेनॉल्ड ने, जब आएगा तब हम डिस्कस करेंगे ना। बस अभी तो आपके दिमाग में इसका शांत वातावरण से फ्लो होगा, लैमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट में जिग-जिग पार्टिकल किसी भी लेयर में कहीं पर भी घूम रहा है ना। तो इस तरीके की इमेज आपके दिमाग में बननी चाहिए। बात समझ में आ गई कि सारी? चलो, कंप्रेसिबल एंड नॉन कंप्रेसिबल क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्रेसिबल? जैसे स्पंज है ना, स्पंज है, स्पंज को यदि आप अपने हाथों में ले और लेने के बाद में उसको दबा दें, तो क्या उसके मास में कमी आई है? क्या मास तो उतना ही है, उसका वॉल्यूम घट गया। क्या वॉल्यूम घट गया? तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम क्या होता है? डेंसिटी होता है। तो डेंसिटी इंक्रीज हो गई क्या एक तरीके से? अगर फ्लूइड की फ्लो के समय डेंसिटी में वेरिएशन आ जाए तो इसका मतलब क्या है, वो कंप्रेसिबल फ्लो है। और अगर डेंसिटी कांस्टेंट रहे तो उसका मतलब है वो इनकंप्रेसिबल फ्लो है। किसी चीज को दबाए और उसका वॉल्यूम चेंज ना हो तो इसका मतलब वो इनकंप्रेसिबल है। समझ में आता है ना? कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है दिमाग में? किसी चीज को दबाए और वो नहीं दबे तो इनकंप्रेसिबल है, और नहीं दबेगा तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम का जो रेशियो है वो सेम रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो नोट कर लो, इनकंप्रेसिबल का मतलब होगा डेंसिटी कांस्टेंट होगी, डेंसिटी विल बी कांस्टेंट। और कंप्रेसिबल में डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट, है ना, इट्स नॉट कांस्टेंट, इट विल बी वेरिंग। डेंसिटी वेरी कर जाएगी, है ना, डेंसिटी विल वेरी, है ना, डेंसिटी इज नॉट कांस्टेंट। तो ये कंप्रेसिबल फ्लो की विशेषता है। मैंने शब्द पकड़ाए आपको, इनकंप्रेसिबल, जो चीज नहीं दबे। तो यदि आपके हाथ में कोई ऐसी चीज है जिसको आपने दबाया, ठीक है, और उसका वॉल्यूम यदि चेंज नहीं हो रहा है तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम से कांस्टेंट चीज हो जाएगी, यानी कि डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। समझ में आ गया? नेक्स्ट आप नोट करो, अगला जो पॉइंट है वो है रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो, है ना, रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। इसकी समझ है क्या आपके पास? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रोटेशनल फ्लो एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इरोटेशनल फ्लो? देखो, फ्लूइड जब भी फ्लो करता है, एक सिंगल पार्टिकल कभी भी फ्लो नहीं करता, वो ग्रुप में आता है, हमेशा मास में आता है। एक सिंगल पानी की जो बूंद है ना, उसमें भी हजारों पार्टिकल्स है, लाखों पार्टिकल्स हैं, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? एक सिंगल पानी की जो बूंद है उसमें भी हजारों लाखों पार्टिकल्स है, जो एक ड्रॉप भी गिरती है ना तो उसमें भी लाखों पार्टिकल्स आर देयर, है ना। तो सिंगल पार्टिकल कभी भी फ्लो नहीं करेगा, आपका कैसे करेगा? मास में करेगा। लेकिन अगर सिंगल पार्टिकल पर ऑब्जर्वेशन करें, जैसे अगर मैं बात करूं मास में फ्लो, आपने देखा होगा जैसे किचन का सिंक,
उसमें जब पानी जब घूमते हुए जब जाता है, तो मुझे बताओ जब पूरा का पूरा पानी इस तरीके से घूमते हुए जा रहा है, तो ये मास का रोटेशन है या पार्टिकल का रोटेशन है? हो सकता है कि ये जो पूरा का पूरा मास जा रहा है, इसमें पार्टिकल तो आपका ऐसा ही है। कैसे है पार्टिकल? ठीक है, स्माइली बना देता हूं, सब जगह सेम ओरिएंटेशन में स्माइली आप बना लो। ठीक है, जो पार्टिकल है वो घूम नहीं रहे। पार्टिकल अगर ऐसे घूमते घूमते जाए, ठीक है, तो इसका मतलब रोटेशनल मोशन है ना। और अगर ये पूरे के पूरे जो पार्टिकल है, मैं जाऊंगा ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, मैं ऐसे जा रहा हूं, तो मेरा ओरिएंटेशन अभी भी सेम है, मैं अपनी एक्सिस पर नहीं घूम रहा हूं, तो इसको कहते हैं इरोटेशनल फ्लो। बात समझ में आ रहा है? पार्टिकल अपनी एक्सिस पर घूमे तो रोटेशनल फ्लो कहलाएगा। इरोटेशनल में आपको कभी लगेगा सर रोटेशन हो तो रहा है, लेकिन पार्टिकल का रोटेशन नहीं हो रहा है, वो पूरे मास का रोटेशन हो रहा है। तो वॉशिंग मशीन में पानी, या फिर आपका जो ये किचन सिंक वाला पानी है, ठीक है, इसमें पूरा का पूरा मास रोटेट करता है। ठीक है, पूरा का पूरा मास रोटेट करता है, सिंगल पार्टिकल रोटेट करे या ना करे वो जरूरी नहीं है ना। चलो समझ में आ गई ये बात। तो आप लोग ऐसे बोल सकते हो कि जैसे आपके पास में कोई कर्व बनाया आपने और इसमें ये वाली फोटो बना लो, ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे? अगर पार्टिकल को देखोगे आप, तो ये पार्टिकल कैसा है? ये पार्टिकल घूम रहा है क्या? सिंगल सिंगल पार्टिकल नहीं घूम रहे, पूरा का पूरा मास रोटेशन में जा रहा है। ये कौन सा फ्लो कहलाएगा? ये रोटेशनल फ्लो कहलाएगा, है ना, इसको कहेंगे रोटेशनल फ्लो। बात आगे की समझ में? 1D 2D 3D मैंने बता ही दिया था आपको। 1D जैसे फॉर एग्जांपल पाइप में कंसीडर कर सकते हो आप, ठीक है, क्योंकि पाइप में दीवारों से इधर भी नहीं जा सकता, दीवारों से इधर भी नहीं जा सकता, एक ही रास्ता है, जाना है तो इधर जा। बात समझ में आ गया? तो 1D का एग्जांपल मान सकते हो। 2D मैंने फ्लोर में बोला था कि फ्लोर पर अगर पानी गिरा दिया आपने। 3D मैंने आपको रिवर में बोला था, अगर रिवर भी शांति से चल रही है, आराम आराम से लैमिनार कंडीशन में चल रही है, तो वो भी 1D का एग्जांपल हो सकती है, 2D का एग्जांपल भी हो सकता है। ठीक है, तो रिवर में जो आपकी टर्बुलेंट रिवर, जो फ्लड आती है, फ्लड, आप फ्लड ज्यादा बेटर एग्जांपल है। जो फ्लड आता है उसमें अनकंट्रोल्ड पानी आता है, तो अनकंट्रोल्ड जो वाटर आएगा, जो फ्लो करेगा, वो डेफिनेटली 3D का एग्जांपल है। बात आ गई क्या समझ में? ठीक है, 1D 2D और 3D विजुअलाइज कर पा रहे हैं? सारी चीजें विजुअलाइज हो गई क्या? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद असली फ्लूइड काइनेमेटिक्स से स्टार्ट करेंगे, है ना। चलो।